हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा ट्राइडेंट एकेडमी से। आज हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो पहले तो मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, इस चैप्टर में है क्या और कैसे इसका सिलेबस है और कैसे कितना एग्जाम में आता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें जो हैं जो समझने वाली है। ठीक है ना। अब साइंस में जब जितने भी हम चैप्टर समझते हैं ना, अब तुम्हें पता लगा होगा कि जो क्लास 10th है ना, उसमें 1 to 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, है ना। और वो कहीं से भी आ जाते हैं। अब जो ये कहते हैं ना, ये कहीं से भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो कहीं से आ जाते हैं। जब तुम चैप्टर पढ़ते हो ना, जब चैप्टर जैसे आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, या स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, जब तुम चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना तुम्हें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। ठीक है, कि करंट है, करंट फ्लो क्यों कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, किधर से, जैसे अब चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में ना, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी सबको बताइए करंट क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ओम्स लो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स, बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए ना, बहुत सारे। तो वो सारे के सारे टॉपिक हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है ना, दो दो तीन तीन टॉपिक भी डेली करेंगे तो चार से पांच दिन में हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। और जो मैं टॉपिक करा दूंगा ना, उसको रिवाइज करना है फिर उसके बाद। ठीक है, रिवाइज कैसे करोगे, एनसीईआरटी से। ठीक है ना, एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है उसकी और उसको रिवाइज भी करना है साथ साथ। एनसीईआरटी से कर लो या कोई भी हेल्प बुक ले लो साथ साथ, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो तो करने ही करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं जितने भी हैं उसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुनो, इसमें ना एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आता है, मतलब आज से लेके जब तक भी पेपर हुए ना 10th क्लास के, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, कोई भी पेपर, एक न्यूमेरिकल तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 3 से 4 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है 100%। 100% एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल पढ़ता है रेजिस्टेंस में। ठीक है, अच्छा इस न्यूमेरिकल में क्या होता है, ध्यान से सुनो। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में ना, कि क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी करेंगे, सारा स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे ना ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं, अभी पता नहीं लगेगा तुम्हें क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन आगे पता लगेगा। जैसे ये फिगर आ गई, ठीक है ना, तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं, ऐसे ये कहते हैं तो हमारे पास होगा नहीं। लेकिन एक बात और बता दूं, इन न्यूमेरिकल से आसान न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है। ठीक है ना, इस चैप्टर के एक आएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी में से और एक आएगा लाइट चैप्टर में से। दो न्यूमेरिकल 8 से 10 नंबर के पक्के हैं पेपर में। ठीक है, मतलब 100% आते हैं दो न्यूमेरिकल। और उनकी फिगर्स देख के ना घबरा जाते हैं बच्चे कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। और इतने आसान होते हैं वो, अगर तुम उसके बेसिक को समझते हुए चलोगे ना धीरे 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 धीरे, तो तुम्हें दो फॉर्मूले बता देते हैं स्कूल में कि भाई दो फॉर्मूले हैं और इससे कर लो और इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन जब तुम्हें उस फॉर्मूले का बेस भी पता होगा ना कि वो फॉर्मूला बना भी कैसे है, ठीक है ना, वो सारा सिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला आया भी कहाँ से है। तो वो सारी चीजें सारी कवर करता हुआ चलूंगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसे रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज में, पैरेलल में, है ना। वो सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे इसके अंदर। न्यूमेरिकल पक्का आएगा, 100% है। ठीक है, उसके बाद इसमें से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है। जो एमसीक्यू है ना, इसकी बेसिक नॉलेज बहुत, ये जो चैप्टर्स है ना फिजिक्स के, इनमें से भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज होना बच्चों को ना बहुत कम बेसिक नॉलेज होती है इसकी, और इसकी बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एमसीक्यू में भी काम आएगी, न्यूमेरिकल में तो काम आएगी ही आएगी, और साथ में एक आधा क्वेश्चन और आ गया 1-2 नंबर का। तो ये 6-7 नंबर का चैप्टर तुम्हें दे के चले जाता है, 6 नंबर 7 नंबर फ्री के आ जाते हैं अपने पास, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे इसको, और सब चीजें इसको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। बस तुमने एक बार ध्यान से समझना है इसको, मैं समझा के आपको। ठीक है, सबसे पहले ना मेरे को एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ो, सबसे पहले एक चीज बताओ, करंट होता है हमारे पास, है ना, हमारे पास करंट होता है। जो हमारे पास करंट होता है, ये मतलब जैसे फ्लो, मैं कह देता हूँ कि इसमें करंट है, उसमें करंट है, इसको हाथ मत लगा, उसको हाथ मत लगा, इसमें भी करंट है, इस वायर में भी करंट है ना, ऐसे मैं कहता हूँ। सारे अपने घर में कहते होंगे। अच्छा, कभी सुना होगा तुमने कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज को हाथ लगाएगा ना तो चप्पल डाल लियो, ठीक है ना, लकड़ी वाली चीज डाल लियो, लकड़ी पकड़ लियो, तब उसको हाथ लगाइयो, है ना। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस देखो पीछे का। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसका पर्पस बताता हूँ। सबसे पहले देखो करंट होता क्या है, करंट सुन लो पहले क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट
टाइम इज नोन एज, दिस इज करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज हमारा फ्लो करता है ना पर यूनिट टाइम के हिसाब से। ठीक है ना, अभी पता लगेगा धीरे धीरे सारा। अभी तो ये डेफिनेशन है इसकी, अब मैं समझाता हूँ इसमें डेफिनेशन में क्या क्या है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको करंट को ना हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। अब पूछोगे क्यू क्या होता है? क्यू होता है चार्ज, और फिर टी क्या होता है? टी होता है टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। अब एक चीज देखो ध्यान से, जितना मैक्सिमम चार्ज कम टाइम में जाएगा तो करंट बढ़ेगा या घटेगा? जैसे मान लो हमारे पास, ध्यान से सुनो, टाइम तो मेरे को लग रहा है, ध्यान से देखो जरा, इसको नोट कर लो, मैं फिर इधर देख लो चलो राइट हैंड साइड पे। देखो मेरे पास ना आई इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला है। ये चीज ध्यान से समझने वाली है। मान लो मेरे पास चार्ज है 8 है चार्ज, ठीक है ना, 8 कॉलम चार्ज है। अच्छा एक सुनो मेरी बात, क्यू की जो यूनिट होती है वो होती है कॉलम, ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। इसको हम कॉलम पर सेकंड होती है इसकी यूनिट, कॉलम पर सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब ना जैसे मान लो मेरे पास चार्ज है 8, ठीक है, 8 यूनिट चार्ज है, 8 कॉलम चार्ज है, ठीक है, और टाइम मेरे पास है 2 सेकंड। मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, 8 कॉलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 2 सेकंड में, तो मेरे पास करंट कितना आएगा? 4 एम्पेयर। क्योंकि कॉलम पर सेकंड को ना हम एम्पेयर कह देते हैं। एम्पेयर पता किस लिए कह देते हैं? एम्पेयर इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट था ना जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उसके कास्ट में आता है एम्पेयर ना, उसके नाम में एम्पेयर आता है, तो उसने अपनी कास्ट पे इसका वो रखा था नाम, जिसको कहते हैं एम्पेयर इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वल टू कॉलम पर सेकंड, और कॉलम पर सेकंड को हम कह देते हैं एम्पेयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब 8 कॉलम का चार्ज था और 2 सेकंड हमारे पास टाइम था, तो मेरा जो करंट निकल के आया वो कितना है? 4 एम्पेयर, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब 4 एम्पेयर का, मान लो कोई वायर है, ये वायर लगा लो, ठीक है, ये वायर लगा लो, इस वायर में से 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है। अब सुनो, चार्ज तो मेरे पास 8 ही है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, चार्ज तो मेरे पास 8 ही है, और टाइम 4 सेकंड हो गया, टाइम बढ़ गया तो क्या आएगा? 2 एम्पेयर। मतलब करंट क्या हो गया? डिक्रीज। करंट क्या हो गया? डिक्रीज। पहले कितना था? 4 एम्पेयर, अब कितना हो गया? 2 एम्पेयर। कब? जब टाइम बढ़ा। तो कहने का मतलब है जितने कम टाइम में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट बढ़ेगा, और जितना टाइम वो ज्यादा ले लेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, जितना टाइम ज्यादा लेगा एक जगह से दूसरी जगह को चार्ज को पहुंचाने में, ठीक है ना, जितना टाइम ज्यादा लेगा उतना करंट घटेगा। ठीक है ना, तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। कैसे? कि टाइम कम होगा, ठीक है ना, कि कम टाइम में मैं ज्यादा चार्ज इधर से उधर फेंक रहा हूं तो क्या है? मेरा करंट बढ़ेगा। और ज्यादा टाइम में कर रहा हूं ना मैं काम कि वो चार्ज तो उतना ही है लेकिन ज्यादा टाइम ले रहा हूं, तो करंट ऑटोमेटिकली कम होएगा, डिक्रीज होएगा। समझ आया? इसलिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है चार्ज पर टाइम। जितना टाइम बढ़ेगा उतना करंट कम होता चला जाएगा। जितना टाइम कम होगा, तुम खुद सोचो ना कि तुम भाग रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, और कितने कम टाइम में कर रहे हो, वो उस चीज से सोचने की कोशिश करो। कम टाइम पे, मतलब कम टाइम में तुम ज्यादा रनिंग कर रहे हो तो तुम्हारा स्टेमिना इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसी टाइप से ये चीज है कि तुम जितना ज्यादा टाइम लोगे ना चार्ज को इधर से उधर पहुंचाने में और इधर से उधर भागने में, जितना ज्यादा टाइम लोगे तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर जो स्टेमिना और जो तुम्हारी स्पीड है वो स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसी हिसाब से होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जितना टाइम ज्यादा उतना करंट कम, जितना टाइम कम उतना करंट ज्यादा। ये होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला। ये है करंट का फॉर्मूला। आई इसमें रिप्रेजेंट करता है करंट, क्यू चार्ज और टी टाइम। ठीक है, कॉलम पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, उसको हम एम्पेयर भी कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास करंट। ठीक है, इसको बोलते हैं करंट। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था, इसको नोट कर लो, फिर मैं कर देता हूँ। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से समझना। मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हें घर वाले कहते हैं कि भाई अब चप्पल डाल के ही वायर को हाथ लगाइयो या शू को हाथ लगाइयो, ठीक है ना, या फिर कोई लकड़ी की चीज पकड़ के ही शू या वायर को हाथ लगाना है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। देखो करंट है ना, करंट कब फ्लो करेगा? सुनो मेरी बात, करंट कब फ्लो करेगा? कैसे फ्लो करता है? कौन फ्लो कराता है? पता है कुछ? करंट कैसे फ्लो करता है? सुनो ध्यान से।
करंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। हमेशा करंट वहीं फ्लो करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब तुमने एक और चीज सुनी होगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, ये चीजें सुनी है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक तो हमारे पास जो कंडक्टर है ना, ठीक है, कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना कंडक्टर में, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर में। तो हर कंडक्टर में क्या होगा? करंट क्या होगा? करंट फ्लो करेगा हर कंडक्टर में, ठीक है। और जितने भी, जैसे अब हमारे पास वो है सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर मतलब भाग है ना, तो इसमें कुछ तो ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, तो उनके अंदर तो करंट फ्लो कर देगा, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें तो करंट भी फ्लो करेगा। लेकिन कुछ होंगे जिसमें नहीं करेंगे, तो उसमें करंट भी फ्लो नहीं करेगा, तो होते हैं सेमीकंडक्टर। अब जो वो चप्पल वाली बात कर रहा था और मैं जो लकड़ी वाली बात कर रहा था, उसको ध्यान से समझो। अब हमारे पास आ जाता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होता है? जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं करता। क्यों नहीं करता? इंसुलेटर्स में से, इंसुलेटर जो भी होते हैं ना, इंसुलेटर में हमारे पास बिल्कुल भी करंट पास कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। किसके पास? इंसुलेटर के पास। कंडक्टर के पास थे, करंट फ्लो करा। सेमीकंडक्टर के पास कुछ के पास थे, कुछ के पास नहीं थे। जिसके पास थे उस पर कर गया फ्लो, और जिसके पास नहीं थे उस पर फ्लो नहीं करा। अब इंसुलेटर दिया हुआ है, क्या इंसुलेटर में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो अब फ्री इंसुलेटर्स के एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक, वुड। चप्पल किससे बनी होती है? प्लास्टिक से, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक रबड़ से बनी होती है, ठीक है ना, रबड़ होती है, प्लास्टिक होती है। ये चीजें क्या है? ये इंसुलेटर्स है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? रबड़ से बनी होती है, जैसे रबड़ से, प्लास्टिक से, दोनों यूज होता है। तो जब तुम इसको डालोगे तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो तुमने वुड हाथ में लिया हुआ है या फिर प्लास्टिक हाथ में लिया हुआ है, जैसे चाय बनाते हैं जिसमें जिस पैन में चाय बनाते हैं वो प्लास्टिक का होता है। वो क्यों होता है प्लास्टिक का? क्योंकि हीट, वो तो चलो हीट का टॉपिक हो गया, हीट ना ट्रैवल कर सके, है ना, वो उस चीज को जाता है, वो बैड कंडक्टर रहता है हीट का। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे ही चलता है। इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चलता है? वो हीट की बात होती थी, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात है। पहले यही समझो, नहीं कंफ्यूज हो रही। देखो ध्यान से। तो क्या होता है, जैसे मान लो प्लास्टिक है, ठीक है ना, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी रबड़, कोई भी वुड, ये इंसुलेटर्स है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो करंट इनमें फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब करंट इसमें फ्लो करेगा नहीं, तो आप वुड को पकड़ रखा है ना, तो आप सेफ हो। क्यों? क्योंकि उसमें करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये रीजन होता है कि लकड़ी पकड़ना या चप्पल डालना, ठीक है ना, जो घर में जो रीजन आम चलते हैं ना हमारे, तो ये रीजन होते हैं उसके पीछे कि आपके पास जो भी इंसुलेटर होगा, ठीक है ना, कोई भी और भी एग्जांपल ले लो इंसुलेटर के, कुछ और उठा लो, ठीक है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि करंट हमेशा वही फ्लो करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। करंट ऐसे फ्लो नहीं करता, ठीक है। करंट इज ऑलवेज फ्लो थ्रू देयर वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहीं पे करंट फ्लो, ठीक है। इंसुलेटर में नहीं था तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हम इंसुलेटर को पकड़ लेते हैं। और जैसे मान लो कोई भी इंसुलेटर पकड़ा हुआ है, तो उसको अगर हम टच कर रहे हैं, उससे हम स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, तो इसलिए उस चीज को हम यूज करते हैं एज एन इंसुलेटर, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ना करे, ठीक है, करंट उसमें से ना आए हमारे पास, ठीक है। ये तो था हमारा करंट। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें, वो ध्यान से समझना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना तुम, एनसीईआरटी की बुक में जब पहला पेज है ना, जो पहले पेज में जो पूरा पैराग्राफ रीड करोगे, तो लास्ट में ना 2-3 लाइनें दे रखी होगी, ठीक है। लास्ट में 2-3 लाइनें दे रखी होगी, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कल पूछूंगा मैं वो क्या थी। देखो ध्यान से, मान लो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी वायर है, कंडक्टर है। मान लो एक कंडक्टर लिया मैंने ये, ठीक है, इसके पॉइंट्स दे देता हूं। ये एक मेरे पास कंडक्टर है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर है, प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑटोमेटिकली सी बात है ना। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इधर फ्लो कर रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो वो मेरे से पूछता है वेयर इज करंट गोइंग, करंट कहाँ जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन वाली डायरेक्शन में जाएगा या उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, या फिर जाएगा ही नहीं? जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अभी तो बता के हटा मैं। जाएगा क्योंकि कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मेरी बात सुनो, करंट है जो, वो कैसे जाएगा? समझो मेरी बात को।
हमेशा ऑलवेज जब जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होती है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है। बस ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मान लो, अब देखो एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई भी कंडक्टर दिया हुआ है ना, ये कंडक्टर दिया हुआ है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, अब इधर इलेक्ट्रॉन है, मेरे को उसने कहा इधर इलेक्ट्रॉन, मेरे को उसने ना पता क्या, देखो सुनो, ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन है, ये कोई कंडक्टर दिया हुआ है, दिस इज आवर कंडक्टर। इसमें मेरे से पूछ लिया करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसे, इसको नोट कर लो, फिर बड़ा बनाता हूँ। देखो ध्यान से, मान लो ये ले लो तुम, कोई भी वायर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। उसने कहा इधर तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इधर है नेगेटिव चार्ज। जैसे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो एक साइड पॉजिटिव आ जाता है, मान लो तो बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। तो उसने मेरे से पूछा कि आप मुझे एक चीज बता दो सिंपल, कि करंट है कौन सी डायरेक्शन में है। चलो मान लिया ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें करंट भी फ्लो करेगा, कौन सी डायरेक्शन में करेगा। कंडक्टर था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये नेगेटिव था ना इधर, तो ये उठा के इसको इधर फेंकेगा, जब इसने उठा के इसको इधर फेंका तो करंट कहां जाएगा, इधर। तो करंट हमारा लेफ्ट टू राइट। तो मुझे बताना आ गया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इधर ये कंडक्टर दिया हुआ है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल, जब ये रिपेल करेंगे तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट किधर जाएगा, इधर। करंट कहां जाएगा, राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ आया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा एक चीज और सुनो, उसने मुझे कहा, ध्यान से समझो, कुछ नहीं दिया होगा, कंडक्टर दिया होगा, वैसे एक कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडक्टर दिया हुआ है। उसने मुझे कहा आपका जो करंट है ना वो इधर जा रहा है, आपका करंट इधर जा रहा है, मुझे बताना जरा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। तो मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर करंट इधर, करंट इधर इलेक्ट्रॉन इधर। बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी समझनी, ठीक है। अब देखो अब एक फॉर्मूला है इसका करंट का, क्या, I इक्वल टू क्यू बाय टी, है ना, कूलम पर सेकंड, और अम्पेयर भी कह सकते हैं इसको, अम्पेयर ही लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, 3। कैसे, अगर मेरे को क्या देता है वो, एक कंडक्टर में करंट 2 एम्पेयर है, चार्ज दिया हुआ उसमें 3 कॉलम, टाइम दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, तो पूछेगा कितने टाइम में निकालोगे। तो मुझे पता है इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, टाइम इधर आ जाएगा, क्यू बाय आई बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। चार्ज निकालना हो तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू टी बन जाएगा। सबको पता है, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम होता है, वही तो चीज है। कोई भी दो चीज दे रखी हो, कोई भी दो चीज दे रखी हो, तो तीसरी हम फाइंड ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, है ना। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि आपके पास इतना चार्ज है और इतना टाइम है, बताओ करंट कितना है, हम बता देंगे। अब लेकिन जो चीज इसमें मेन है, जो तुमने भूलनी नहीं, वो यूनिट्स, यूनिट्स हमेशा याद रखना। चार्ज की यूनिट क्या होगी, क्या होगी, कॉलम, और टाइम की सेकंड, और करंट की एम्पेयर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें अब कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो हम आसानी से उसे आंसर निकाल के दे देंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जांपल भी दिए हुए इसके ऊपर, वो तुमने करने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। मैं कराऊंगा तुम्हें रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल, जो पेपर में डायरेक्टली तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये भी कवर करा दूंगा, एक क्लास प्रॉपर न्यूमेरिकल, जब वो टॉपिक आ जाएंगे ना हमारे आगे 2-3 दिन बाद, तो एक क्लास प्रॉपर न्यूमेरिकल्स की बनाऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल सिखाऊंगा कैसे करना है, कम से कम अलग अलग डिफरेंट, बस वो न्यूमेरिकल्स देख लोगे ना तुम, कर लोगे, अगर वो समझ आ जाएंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल पेपर में बिल्कुल आसानी से कर दोगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बुक्स में से अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एक टॉपिक पे जो पेपर में आता है। तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी, ये हमें फॉर्मूला याद हो गया, इसके हम न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर सकते हैं। हमें ये भी पता लग गया इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर, करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखो, अच्छा एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, करंट के बारे में। देखो, अगर मैं कह दूं कि ना मेरे पास कोई कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, एक साइड से तो वो बड़ा है, ठीक है,
और एक साइड से मान लो वो छोटा है, ऐसे है, ठीक है, होल लगा दो यहाँ पे। यहां से करंट जा रहा है मेरे पास 10 एम्पियर, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर और 10 एम्पियर जा रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इधर आके तो वो 5 हो जाना चाहिए ना, है ना, इधर आके 5 हो जाएगा वो, क्यों, क्योंकि जगह कम होगी। नहीं, इस पे वो जगह पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा इधर से भी 10 एम्पियर ही निकलेगा, हमेशा 10 एम्पियर ही निकलेगा। इधर से भी, इधर से जा रहा है जितना उधर से बाहर निकलेगा, जो उसका स्पेस भी कम कर दो, तो वो जगह पे डिपेंड नहीं करेगा। अब एक और चीज करंट के बारे में और देखते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं हम करंट के बारे में। करंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, माप सकते हैं करंट को, हाँ माप सकते हैं, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। ये आ गया हमारा करंट का टॉपिक, कवर हो गया सारा। इसमें क्या था, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कैसे चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज सुन लो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ये ध्यान रखना, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब अगर पेपर में आ गया ना कि यू हैव टू फाइंड, या फिर एक नंबर में क्वेश्चन दे देता है वो कई बार कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, तो हमने बताना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। कॉलम क्यों, क्योंकि ये क्या था, चार्ज था, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। ये था हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखो अभी अच्छा, अब जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकंड टॉपिक है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नाम है इसका। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि जो इसके आगे जो हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना, उसमें इसका बहुत यूज है। उसके अगर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज है, तो काफी अच्छे से समझना इसको ध्यान से, ठीक है। वी से रिप्रेजेंट होता है, वी से रिप्रेजेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो मान लो कुछ यूनिट का चार्ज है तुम्हारे पास, कुछ कॉलम चार्ज है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, एक मार्कर दिखाता हूं, जैसे 2 मार्कर्स हैं, ठीक है ना। इसको मान लो, देखो इस पे मान लो इधर 5 कॉलम चार्ज है और इधर 10 कॉलम चार्ज है, ठीक है ना। इधर 5 है, ये थोड़ा नीचे लूंगा, ये थोड़ा ऊपर लूंगा। ऊपर क्यों लूंगा, ये 10 वाला है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लिया। इस पे 5 कॉलम चार्ज, इस पे 10 कॉलम चार्ज। अब यहां से यहां पे, मतलब फ्रॉम दिस टू दिस, जो हमारा काम लग रहा है, जो हमारा वर्क डन हो रहा है, यहां से यहां पे चार्ज पहुंचाने का, उसको मैं क्या कहूंगा, उस वर्क, वो जो काम हो रहा है ना, मान लो इधर से इधर, लेफ्ट से, देखो इस पे देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहां से यहां पे, ठीक है। मान लो कोई भी चार्ज पहुंचा रहा हूं मैं, 1 कॉलम चार्ज है, 10 कॉलम चार्ज है, कोई भी चार्ज, ठीक है ना। अच्छा फ्लो कब करेगा, जब उसको जरूरत होगी। कैसे, मतलब जैसे मान लो इधर 10 है, मैं इधर पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये 10 कॉलम का चार्ज है। अगर 10 कॉलम का चार्ज मैं इधर पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, हमेशा 2 पॉइंट्स पे होगा, हमेशा। इसकी डेफिनेशन रीड करोगे ना तो उसमें दिया होगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज पहुंचाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज पहुंचाने में जो वर्क डन लगता है, जो काम लगता है, जो कार्य होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू मूव अ 1 कॉलम और 10 कॉलम और 20 कॉलम, कितने भी कॉलम, द वर्क डन 1 कॉलम कहोगे फिलहाल तो तुम, क्योंकि तुम्हें 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन बताऊंगा ना अभी। देखो ध्यान से सुनो, द वर्क डन टू मूव 1 column charge from one point to another point is known as potential difference. The work done, क्या, जो काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। अब कुछ ना कुछ तो वर्क लग ही रहा होगा ना, जब ये इधर से उधर चार्ज पहुंचा रहा है, और एक जगह से फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कोई चार्ज पहुंच रहा है, ठीक है ना, अपने आप नहीं पहुंच रहा है, उसको पहुंचाने में जो काम लग रहा है, जो वर्क हो रहा है, उस वर्क को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द वर्क डन टू मूव 1 column charge from point A to point B is known as potential difference and it is represented by V, ठीक है। V is equal to फॉर्मूला होता है इसका W by Q। इसमें W क्या है, वर्क डन,
क्यों क्या है, चार्ज है, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। अब अच्छा एक चीज और देख लो, इसको ना कई लोग डेल्टा वी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो डेल्टा वी होता है ना, जैसे ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाता है, कई बार तुम्हारे पास 10th में नहीं आते वैसे, कई बार जैसे तुम थोड़ी सी अलग बुक उठाओगे ना, एनसीईआरटी से अलावा बुक्स उठाओगे, तो उसमें इसके न्यूमेरिकल होते हैं। क्या होता है, इधर की भी वैल्यू दी होती है कि यहाँ पे कितना, मान लो 50 वोल्ट, अच्छा इसको वी से वोल्ट से इसकी वो है, यूनिट है इसकी, ठीक है, वोल्ट। मान लो यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ लगा लो तुम 100 वोल्ट है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना। तो जो ये होता है ना, ये इसको हम V1 मानते हैं, इसको हम V2 मानते हैं, ठीक है। तो V2 यहाँ पे डेल्टा V की जगह हम पता क्या डाल देते हैं, V2 माइनस V1, जो उसने हमें वर्क, उसके बाद उसने हमें दिया होता है V2 माइनस V1 की तो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चार्ज भी दिया हुआ है कितना, 1 कॉलम। तो वो पूछ रहा है वर्क कितना हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, उसने मेरे को कहा कि ना आपके पास 100 वोल्ट है, इधर 50 वोल्ट है, इधर 100 वोल्ट है, तो आप मुझे बताओ कि वर्क डन आपका कितना हो रहा है। तो मैं इसको V2 मान लूंगा, इसको V2 क्यों मान लूंगा, क्योंकि दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। 100 माइनस 50 और एक कॉलम चार्ज दिया हुआ है, 1 कॉलम चार्ज दिया हुआ है, 1 लिख सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो रहा है, तो मैं कहूंगा वर्क डन हो रहा है 50 इंटू 1, 50 इंटू 1 इक्वल टू W, W इक्वल टू 50 जूल का वर्क हो रहा है। कितने जूल का, 50 जूल का, ठीक है। 50 जॉल का वर्क हो रहा है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जॉल, इसलिए मैंने जॉल लिखा, ठीक है। अब देखो जॉल इसलिए लिखा क्योंकि इसकी यूनिट है वर्क की, ठीक है। अब देखो V2 माइनस V1, ये वैसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम इस चीज को ध्यान रखना कि मान लो बाई चांस कभी ऐसा आ जाता है कि दोनों पॉइंट के हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता रखे हो, ठीक है, इधर 50 वोल्ट इधर 100 वोल्ट, तो इसको V2 V1 मान के फॉर्मूला वही रहेगा, W बाय क्या रहेगा, W बाय Q, ठीक है, W बाय Q रहेगा। ये 1 कॉलम लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, W बाय Q, ठीक है। तो हमें V2 की वैल्यू पता थी, V1 की पता थी, वर्क डन हमने निकालना था और चार्ज भी पता था। एक यूनिट चार्ज को, ठीक है ना, यहाँ 50 वोल्ट से 100 वोल्ट पहुंचाने में जो वर्क डन लग रहा है, कितना वर्क डन लग रहा है, वो लग रहा है 50 जॉल। कितना वर्क डन लग रहा है, 50 जॉल। देखो ध्यान से दोबारा, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, यहां से यहां फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। हमारे पास कुछ चार्ज दिया होता है, क्या दिया होता है, चार्ज दिया होता है। जैसे मान लो 2 कॉलम दे दिए, ठीक है, मेरे को इस 2 कॉलम को इधर से इधर पहुंचाना है, ठीक है। जब मैं इसको इधर से इधर पहुंचाऊंगा, जो मेरा काम हो रहा होगा ना, जो मेरा वर्क डन हो रहा होगा, उसको मैं क्या कहूंगा, उसे कहूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस, या V से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और कहूंगा उसे मैं, दिस इज माई पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज, 1 कॉलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज ले जाने में जो वर्क हो रहा है, उसको कहूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब कई बार वो जो पिछला एग्जांपल है वो भी देख लेना एक बार, कई बार इनकी वैल्यूज भी दे देते हैं, वो V1 मानते हैं, इसको हम V2 मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया इसको डेल्टा V भी लिखते हैं, और तुम्हें पता है जब डेल्टा V लिखते हैं तो क्या होता है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाय Q, ये भी इसका एक फॉर्मूला है, V2 माइनस V1 अपॉन W बाय, ये भी इसका एक फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या यूनिट होती है इसकी, वोल्ट, ठीक है। V इज इक्वल टू W बाय Q, और जो इसकी यूनिट है वोल्ट है, ठीक है। ये जॉल है, जॉल पर चार्ज, ये इसकी कॉलम है, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू W बाय Q होता है, V इज इक्वल टू W बाय Q होता है ना। तो W क्या है, वर्क डन, ठीक है, और ये क्या है, चार्ज है, ठीक है। वर्क डन की क्या होगी, जॉल होगी, और इसकी क्या होगी, चार्ज की क्या होगी, कॉलम होगी, सबको पता है यूनिट्स। तो इसकी यूनिट आ जाती है जॉल पर कॉलम, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 वोल्ट, एक क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं, वैसे 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, वो रेयर क्वेश्चन है, बहुत सॉरी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लेते हैं वैसे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस सबको समझ आ गया होगा, है ना। क्या होता है, एक चार्ज को अब देखो ध्यान से, एक यूनिट इधर से एक कॉलम चार्ज को इधर पहुंचाया मैंने, जो मेरा काम लग रहा है उसमें, ठीक है ना। ऐसे ये मैंने हाथ ऐसे करा ना, वर्क में कुछ ना कुछ लगा, ठीक है, इधर करा तो भी लगा, समझ रहे हो मेरी बात को, कुछ ना कुछ काम तो मेरा लग रहा होगा उसमें, जो मेरा काम लग रहा है, जो मेरा वर्क डन हो रहा है, उसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, समझ रहे हो, उसको मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद तुम्हें 2-3 मैंने एग्जांपल से भी
समझा दिया क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी भी बोलते हैं इसको और वी भी बोलते हैं, दो इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है इसका डेल्टा वी से डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पे डेल्टा वी की जगह मैं V2 बाई V1 V2 माइनस V1 अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू भी डाल सकता हूँ। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अब पढ़ते हैं 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट, ठीक है। देखो अभी देखो पहले तो ना 1 वोल्ट की मैं तुम्हें ना फॉर्मूला बता देता हूँ। ध्यान से सुनो। 1 वोल्ट पता क्या होता है? द वर्क डन फ्रॉम बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में लगेगा हमेशा, ठीक है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें क्या है ध्यान से, पहले तो इधर समझो ध्यान से, 2 पॉइंट है ए और इधर बी, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 1 जूल का वर्क हो रहा है। कितने का? 1 जूल का वर्क हो रहा है, ठीक है। 1 जूल का वर्क हो रहा है और साथ में चार्ज कितना लग रहा है? 1 चार्ज कितना, इधर से इधर चार्ज कितना पहुंचा रहा हूं? 1 कॉलम। ध्यान से सुनो, देखो ए टू बी 1 कॉलम चार्ज पहुंचाने में 1 जूल वर्क लगता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। वो कह रहा है 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्क डन from point A to point B for moving a charge of 1 column, for moving a charge of 1 column, ठीक है ना। और उसका वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा उसका 1 जूल, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। द वर्क डन कितना वर्क डन हुआ है? 1 जूल का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं द वर्क डन ऑफ 1 जूल, ठीक है। जब तुम इसको डेफिनेशन को पढ़ोगे ना बुक में पता लगेगा, एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। द वर्क डन ऑफ 1 जूल इज डन फ्रॉम मूविंग 1 कॉलम चार्ज फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब एक जूल का वर्क लग रहा है किसमें? 1 कॉलम चार्ज को इधर से उधर पहुंचाने में, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? उसको बोल दूंगा 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट क्या हो गया? अगर हम 1 कॉलम चार्ज को, ठीक है ना, कितना वर्क डन लग रहा है हमारा? 1 जूल वर्क लग रहा है, ठीक है। अगर हमारा 1 कॉलम चार्ज को इधर से उधर पहुंचाने में 1 जूल का वर्क लगता है तो मैं उसको कहूंगा 1 वोल्ट, ठीक है। दिस इज 1 वोल्ट, ये होता है 1 वोल्ट। आया समझ, ठीक है। आज हमने टॉपिक पढ़ा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी इसके बेसिक थे, ठीक है ना, सारा इसका बेसिक था। अच्छा कल अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ये ध्यान से एक बार सारा रिवाइज करना, बुक में से एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग करनी है, फॉर्मूलेस देखने हैं, एग्जांपल देखने हैं, ठीक है। क्योंकि कल जो मैं टॉपिक कराऊंगा ओम्स लॉ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही सारे आगे रेजिस्टेंस डिपेंड है, उसी पे ही आगे न्यूमेरिकल डिपेंड है, ठीक है ना। और उसी पे ही आगे जितना भी चैप्टर है, जो भी जो स्कोरिंग मार्क्स जिसमें से आते हैं, मतलब इसमें से 1-2 नंबर का आता है, मैंने कराया, ठीक है। अब जो स्कोर वाला है ना, वो जो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, सारा वो सब कराऊंगा, ठीक है। वो बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है ना। वो बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, तो तुमने वो तभी समझ आएगी जब इसको अच्छे से करोगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को अगर तुम अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से तुम्हें पता चल जाता है, ठीक है। यूनिट्स वगैरह इसकी सारा सब कुछ वैसे समझाया है सारा, एक बार देखना, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, समझ आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कल ओम्स लॉ से, ठीक है। चलो स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय, कल मिलते हैं। और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना।